अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 1 है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है। और सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। और आप इसमें क्या क्या करेंगे। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शंस के ऊपर है। इसमें हम ज़्यादातर आज थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली साइंस है किसी कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं और जो डेटा है आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर आप उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं या उससे कोई ना कोई रिजल्ट्स निकालते हैं, तो गाइस ये सब चीज़ें जो हैं आपके पास क्या कहलाती हैं? स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। तो इन करंट वर्ल्ड आपको मालूम है डेटा की अहमियत क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। सो अगर हम देखें, ये आपके पास 2016 का डेटा है। इसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पर मिनट के हिसाब से कितना डेटा आपके पास जनरेट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अमेज़ॉन्स के ऊपर देख लें। अमेज़ॉन्स के ऊपर देखें, मोर देन 2 लाख आपके पास जो है सेल हो रही है पर मिनट। ठीक है। इसी तरह देखें, ट्विटर पे देखें कितने सारे ट्वीट्स जो हैं 1 मिनट के अंदर जनरेट हो रहे हैं या पोस्ट किए जा रहे हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ वेबसाइट्स का ये डेटा है। और अब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दौर में यानी कितने मल्टीपल टाइम्स ये इसके हिसाब से डेटा जो है वो जनरेट हो रहा होगा। तो जहाँ डेटा होगा वहाँ स्टैटिस्टिक्स तो होगा ही। ठीक है। तो इस वजह से हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन ये आपको हर फील्ड में आपकी हेल्प करेगा। इवन ये कि आप मेडिकल साइंस के अंदर भी हैं तो वहाँ पर भी ये आपको ये भरपूर हेल्प करेगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सो टाइप्स देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स की टाइप क्या होती हैं बेसिकली आपके पास? स्टैटिस्टिक्स की वैसे तो आपके पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। जो कि बस आपको क्या बताती है? मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन एन इंफॉर्मेटिव वेज, जिससे आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। अगर आप इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करें, समराइज करें या प्रेजेंट करें तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आता है। तो इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एग्जांपल्स में आपने कभी मीन भी निकाला होगा, मोड निकाला होगा, मीडियन निकाला होगा, या आपने अपने स्कूल्स में बार चार्ट, पाई चार्ट और स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह जो निकाली होंगी, ये सब आपके पास किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो गाइस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर बेसिकली क्या है? आपके पास सबसे पहले इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट और समझना होंगे। एक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन का और एक कॉन्सेप्ट आपके पास सैंपल का। सो गाइस, पॉपुलेशंस क्या है आपके पास? बेसिकली इंटायर सेट जो होता है इंडिविजुअल्स का, यानी जो भी आप सर्वे कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसका जो इंटायर सेट होगा वो आपके पास क्या होगा? पॉपुलेशन होगा। ठीक है। सैंपल क्या होगा? सैंपल आसान है। उसका पॉपुलेशन का जो भी पार्ट है, पार्ट कहते हैं, पोर्शन कहते हैं, सबसेट कहते हैं, वो आपके पास क्या होगा? सैंपल होगा। ठीक है गाइज। सो यहाँ पे देखें एग्जांपल्स दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक शहर में जितनी भी व्हीकल्स हैं उनका आपके पास डेटा है। जो जितनी भी व्हीकल्स कहलाएंगी वो आपके पास पॉपुलेशंस कहलाएंगी। ठीक है। और इसमें से जब आप सिलेक्टेड व्हीकल्स ले लेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। अब हम आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है आपके पास? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है आपके पास वो एक मेथड है जो कि एस्टिमेट करता है प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन ऑन बेस ऑफ सैंपल। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सैंपल लेंगे
ठीक है, यानी पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल लिया, उसके ऊपर आपने स्टैटिस्टिक्स लगाया, यानी उसके ऊपर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाया, और उस पॉपुलेशन से जो भी रिज़ल्ट आए उसकी बुनियाद पर आपने यानी सैंपल पर जो स्टैटिस्टिक्स लगाने से आपके पास रिज़ल्ट आए उसकी बुनियाद पर आपने पॉपुलेशन के बारे में जो आइडिया लगाया है, जो प्रिडिक्शन की है, इस काम को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी इस ये जो तरीक़ेकार है, जो मेथडोलॉजी यूज़ होती है, इसे कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके, इमेज से भी देख सकते हैं आप लोग। इमेज में जिस तरह से आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से आपने कुछ पार्ट ले लिया जो कि सैंपल है। सैंपल पे आपने स्टैटिस्टिक्स लगाया, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी चीज़ है जो आप सर्वे कर रहे हैं, जो आपके प्रॉब्लम है, उसके हवाले से आपने जो भी इसके ऊपर काम किया, उससे आपको सैंपल के बारे में कोई ना कोई रिज़ल्ट मिल गया है। ठीक है, उस रिज़ल्ट से आपने पॉपुलेशंस के बारे में बता देना, ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी है, एक बहरिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप हाइट देखते हैं कि स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है बेसिकली। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी हाइट जो है मालूम करना, मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर 5,000 स्टूडेंट्स हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 500 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर लेते हैं और उसका फिर हम एवरेज ले लेते हैं। तो ये जो आपने पॉपुलेशन में से जो 5,000 की पॉपुलेशन थी स्टूडेंट्स की, इसमें से आपने 500 जो लिया ये सैंपल हो गया। 500 का जो आपने मीन लिया, फॉर एग्जांपल आपने 500 स्टूडेंट्स का मीन लिया और वो आ जाता है 5.4 इंच। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ इस मीन की बुनियाद पर आपने पॉपुलेशन के बारे में बता दिया कि स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो 5.4 है। सो इस तरीके से ये आपके पास क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह से अगर आप खाना पकाते हैं तो पूरे चावल के जो भी आपकी देगची है, जो भी बर्तन है, उसमें से चंद चावल चेक कर लेते हैं कि आया कि वो पक गए हैं या नहीं पक गए। उससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ देगची में मौजूद चावलों का स्टेटस क्या है बेसिकली। जिस तरह से अगर आप चाय बनाते हैं तो आप थोड़ी सी चाय चख लेते हैं, उसके अंदर मीठा चेक हो जाता है आपका, और जो कलर है वो देख लिया आपने, और उसकी बुनियाद पर आपकी जो पूरी देगची भरी हुई चाय की उसका आपने अंदाज़ा लगा लिया। तो ये भी एक तरह से इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट जो आते हैं चीज़ वो होते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। बिकॉज आपको जब तक डेटा जो है आपके पास वो उसकी मालूमात नहीं होगी कि डेटा किस किस्म का है, तो फिर आप उसके ऊपर किस किस्म की स्टैटिस्टिक्स लगेगी ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यस दो टाइप हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की और डेटा की जो टाइप्स होंगी दो होंगी। एक आपके पास होगी क्वालिटेटिव और एक होगी आपके पास क्वांटिटेटिव। डेफिनेटली आसान है क्वांटिटेटिव, यानी जिसे आप काउंट कर सकें, यानी कि जो कि आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या होंगी, क्वांटिटेटिव होंगी। इसी तरह क्वालिटेटिव में डेफिनेटली ये एडजेक्टिव है जो कि किसी जो यानी कैटेगोरिकल डेटा भी कह सकते हैं इसे आप, जो आपको कैटेगरीज बताएगा और जो आपको क्वालिटी बताएगा। ठीक है, जिस तरह से इसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हैं हेयर कलर। हेयर कलर जो है ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। अब इसके अंदर नंबर्स तो नहीं है तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो सकते हैं या फिर आप अनमैरिड हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्रांड ऑफ पीसी, जिस तरह से कितने सारे अगर आप लैपटॉप्स के ब्रांड देखना चाहें तो डेल है, एचपी है, लेनोवो है, तो किस तरह से, तो ये सारे क्या आते हैं आपके पास, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आते हैं। सही है, और इसी तरह अगर आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आ जाएं, यानी जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या होंगी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर होंगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात है तो समझेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं आपके पास दो तरह की हो सकती हैं। एक आपके पास होंगी डेसिमल्स के अंदर होंगी, जैसे 1.23 हो गया। ठीक है, और एक आपके पास होल नंबर होंगे। ठीक है गाइज, सो अब आपके पास अगर आप देखें जो आपके पास होल नंबर्स के अंदर हैं वैल्यूज़, जो इस तरह का डेटा हो आपके पास वो आपके पास कहलाता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और जो डेटा आपके पास होल के अलावा डेसिमल में भी आ सकता हो
तो वो आपके पास कहलाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। सही है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ चेयर्स की अगर मैं बात करूं, क्लास में कितनी नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, तो वो डेफिनेटली होल नंबर के अंदर ही होंगी। 50 हो सकती हैं, 55 हो सकती हैं, 60 हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो भी होल नंबर में ही हो सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, बट वो डेसिमल्स में नहीं हो सकते। इसी तरह अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोल जो है वो लीटर में 1 लीटर 2 लीटर तो हो सकता है, बट 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, 1.75 लीटर इस तरह भी हो सकता है, यानी डेसिमल के अंदर हो सकता है। तो इस तरह से पेट्रोल जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह मिल्क जो है वो आपके पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह हाइट जो है वो आपके पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। किसी की हाइट 5 फीट हो सकती है, बट किसी की हाइट 5.2 फीट भी हो सकती है, 5.4 फीट भी हो सकती है, 5.8 फीट भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह वेट है, वेट किसी का 50 kg भी हो सकता है, बट 50.25 kg भी हो सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेसिमल्स में वेट को लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप डेसिमल्स में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। ओके गाइज, नाउ हम देखते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। तो डेटा जो है वो क्लासिफाइड किया गया है और लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ताकि वो समराइज और उसको प्रेजेंट करने में आसानी हो, और किस लेवल्स के ऊपर आप क्या स्टैटिस्टिक्स कर सकें, ये भी हमें लेवल ऑफ मेजरमेंट से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है आपके पास नॉमिनल। नॉमिनल्स में क्या होगा, जस्ट आपके पास नाम होंगे, लेबल्स होंगे, ठीक है। जो इस टाइप का डेटा होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉमिनल्स होंगे। फॉर एग्जांपल जेंडर, ठीक है। जेंडर्स में क्या होगा आपके पास, मेल और फीमेल, ठीक है। जर्सी नंबर्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। मेक ऑफ कार्स, जो कार्स के नाम है वो आपके पास, जो भी आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉमिनल्स डेटा के अंदर आएगा। ऑर्डिनल डेटा, जिसके अंदर, वो डेटा जिसके अंदर ऑर्डर हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई रैंक हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपकी CGPA होती है, ग्रेड ए, B+, B-, C+, C-, ये बेसिकली आपके पास नॉमिनल तो है, बट इसके अंदर ऑर्डर भी है। जैसे ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, B+ से या B से। तो इस तरह से जिस नॉमिनल डेटा के अंदर आपके पास रैंक आ जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्डिनल डेटा कहलाता है, ठीक है ना। और तीसरा तीसरा आपके पास है इंटरवल्स डेटा। सही, इंटरवल डेटा जिसके अंदर आपके पास आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, वो आपके पास क्या होता है, इंटरवल्स डेटा होता है। फॉर एग्जांपल well, आपके पास डिफरेंस निकालने के लिए, ओके, रेशियो देखते हैं ताकि इंटरवल्स में और रेशियो में आपके पास फ़र्क आपको पता चल सके। सो गाइज, रेशियो के अंदर आप देखेंगे जो कि आपके पास रेशियो और लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होगा। इस टाइप के डेटा के अंदर आप जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकते हैं। इंटरवल्स के अंदर आपको डिवीजन अलाउ नहीं होता है, आप जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इंटरवल जो डेटा होगा आपके पास लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के अंदर, उसके अंदर आपके पास यकीनन नंबर्स होंगे, ठीक है। और जो टाइप ज़्यादातर आपको डेटा में गिवन होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो ज़्यादा वो रेशो टाइप्स होता है, ठीक है। सो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे कि फ़र्क किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये जो गिवन डेटा है आपके पास ये इंटरवल है या फिर आपके पास रेशो है। फॉर एग्जांपल आपके पास रेशो के अंदर मीनिंगफुल 0 पॉइंट्स होता है। फॉर एग्जांपल 0 जो हम हैं वो इस सेंस के अंदर यूज़ करते हैं कि नथिंग के सेंस के अंदर हम लोग 0 को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि आपने 0 आवर्स स्टडी किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ स्टडी नहीं करा, आपने पढ़ा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि आज जो हैं 0 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे तो इसका मतलब कि कोई प्रेजेंट नहीं था, कि आज सब स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो इसका मतलब है मीनिंगफुल 0 का। सो ये 0 जो है ये आपको बताएगा कि ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है ये आया कि ये इंटरवल है या फिर ये रेशो है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर देखते हैं, IQ, ठीक है। टेम्परेचर में अगर कोई आपसे कहे कि 0 सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये तो मतलब हरगिज़ नहीं है कि टेम्परेचर नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि ये सर्दी है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो जो है यहाँ पर एब्सेंट्स के मायनों में नहीं आएगा, नथिंग के मायनों में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह IQ का मतलब, अगर कहते हैं कि किसी का 0 IQ है, तो क्या इसका मतलब नो इंटेलिजेंस है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 0 IQ का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ही, उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। ये कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में उसका IQ 0 है, बट वो चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, इसका मतलब इंटेलिजेंस तो है उसके अंदर, ठीक है। जबकि रेशियो के अंदर अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नथिंग के मायनों में आएगा, यानी जो कि हम रियल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। मीनिंगफुल 0 होगा, ट्रुथ हो 0 होगा, 0 जो होगी वो आपके पास एक ट्रुथ वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, आपने 0 डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो ये आपके पास किसके अंदर आएगा? रेशो के अंदर आएगा, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, क्लियर हो गया होगा इंटरवल्स और रेशो के बिटवीन, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन देख लेते हैं। ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है, जैसा नॉमिनल है, तो इसके अंदर आपके पास जो है कैटेगरी होगी ओनली, और कोई ऑर्डर नहीं होगा, जिस तरह से कार ब्रांड हो गए, जेंडर हो गए, ब्लड टाइप्स हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा स्टैटिस्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं? इसके अंदर जस्ट आप मोड मालूम कर सकते हैं कि मोड बेसिकली जैसा कि आपको मालूम है कि बताता है कि हाई फ्रिक्वेंसी है, यानी कौन सा नंबर कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, ये आपको फ्रिक्वेंसी बताती है। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा मरतबा आता है, वो मॉड क्लास कहलाता है, यानी वो मॉड कहलाती है, ठीक है। तो जो नॉमिनल डेटा होता है, उसके अंदर जो आप मालूम कर सकते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, वो सिर्फ मॉड है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डिनल जो होता है, उसके अंदर जो कैटेगोरिकल डेटा होता है, उसके अंदर गैप्स जो होते हैं वो अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे रैंकिंग हो गई, एजुकेशन लेवल हो गए, ठीक है। और इसके अंदर आप मीडियन भी मालूम कर सकते हैं मॉड के साथ। इसी तरह जो ऑर्डिनल डेटा है, उसके अंदर ऑर्डर तो होगा और बाकी ऊपर वाली तो चीज़ें होंगी, बट नॉट ट्रू ज़ीरो होगा। कि ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि चीज़ एब्सेंट है, ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि चीज़ है ही नहीं। तो इस तरह का जो डेटा होगा वो आपके पास इंटरवल होगा। इस केस के अंदर, इंटरवल्स के अंदर आप दो एग्जांपल्स याद रखें, एक टेम्परेचर की और एक IQ की। ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, बल्कि ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस तरह 0 IQ का मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंट है ही नहीं बंदा, ठीक है। इसका मतलब ये इंटेलिजेंट तो होगा, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसका IQ 0 हो सकता है। इसी तरह रेशो है, रेशो के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू ज़ीरो आ जाएगा। जिस तरह हाइट, वेट, इनकम, डिस्टेंस, तो इसके अंदर आप मीन, मीडियन, मोड, एब्स्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये काम आप कर सकते हैं। तो गाइस, ये आंसर हमने क्लास के अंदर देखे थे, फिर से देख लेते हैं। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल? ये क्या था? स्टूडेंट्स IQ रेटिंग, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये इंटरवल हो जाएगा। तो मैं आई से लिख लेता हूँ, इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट से ये, ठीक है। डिस्टेंस स्टूडेंट ट्रैवल टू क्लास, इसका मतलब अगर आप 0 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। इसका मतलब ये नथिंग में और एब्सेंस के मायनों में आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा रेशो, ठीक है। जर्सी नंबर ऑफ अ टीम में जो भी आपके पास जर्सी नंबर्स होते हैं, वो आपके पास क्या होता है? नॉमिनल होता है। इसको मैं एन से लिख लेता हूँ, सही है। स्टूडेंट स्टूडेंट स्टेट ऑफ बर्थ, अब कोई सिंध में पैदा हुआ है, कोई बलूचिस्तान में पैदा हुआ है, कोई पंजाब में पैदा हुआ है, कोई KP कश्मीर, तो इस तरीके से ये भी आपके पास जो डेटा होगा नॉमिनल होगा, ठीक है। स्टूडेंट एकेडमिक क्लास लाइक फ्रेशमैन, जूनियर, सोफोमोर और सीनियर्स, तो ये बेसिकली आपके पास एक तरह से रैंक आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। नंबर फॉर स्टडी, स्टूडेंट स्टडी पर वीक, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपके पास हो गया रेशियो, क्योंकि इसके अंदर 0 जो है वो ट्रू वैल्यू है, 0 जो है मीनिंगफुल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 0 आवर स्टडी किया है, तो आपने कुछ स्टडी नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप लेवल ऑफ मेजरमेंट्स बता सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ओके, ये इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग देखिएगा क्लास के अंदर हम लोगों ने। तो अब हम आ जाते हैं, हमने टाइप्स देख ली हैं, डेटा की टाइप्स क्या होती हैं, फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट्स देख लिए हैं। उससे पहले हमने पॉपुलेशन सैंपल्स देख लिया है, डिस्क्रिप्टिव एंड पोटेंशियल स्टैटिस्टिक्स देख चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स को देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक्स के ऊपर कि हम डेटा को डिस्क्राइब किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके पास एक डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक कंपनी है जो कि पैकेज को डिलीवर करती है। और ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है, ये फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट पैकेज जो है वो आपके पास ऑन टाइम डिलीवर हुआ है, सेकंड पैकेज भी ऑन टाइम है, थर्ड पैकेज अर्ली है, फोर्थ पैकेज आपके पास लेट है। इस तरह से ये आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है। सो डिस्क्राइब डेटा को, ये आपके पास एक तरह से रॉ डेटा है, डेटा, ठीक है। सो हम इसे डिस्क्राइब करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल बेसिकली क्या करता है, ये ग्रुपिंग कर देता है, तो ये ग्रुप ऑफ qualitative data into mutually exclusive and collective exhaustive classes, ठीक है, showing the number of observation in each class। so basically ये आपके पास जो भी डेटा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट हैं, ए और बी, दोनों आपस में डिसकनेक्ट हैं, ये मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, ठीक है। और एग्जॉस्टिव क्लासेस का मतलब क्या है कि आपके पास ये एक सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट सी है, और ये सेट डी है। आप ये देखें, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। यानी अगर आप ए बी सी डी को यूनियन लेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, तो आपके पास पूरा कंप्लीट सेट बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से ए और बी के अंदर कोई भी चीज़ मुश्तरका नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से ए और बी क्या है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। जबकि आप ए बी सी डी को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, तो ये एग्जॉस्टिव भी हैं। यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी ग्रुपिंग कर देती है और इस तरीके से करती है कि हर ग्रुप जो होगा वो अलग होगा, एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के अंदर नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास ऑन टाइम है, अर्ली है, लेट है, और एक आपके पास लॉस्ट है, ठीक है। तो आपने जो और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया वो आपने बना दिया ऑन टाइम, अर्ली, लेट, लॉस्ट, ठीक है। सो ये उनकी वैल्यूज़ हैं, आप थोड़ा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप काउंट करना शुरू करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, सो ऑन, इस तरीके से आप चलते जाएंगे। तो जितने भी ऑन टाइम होंगे उसे आप फ्रिक्वेंसी की कॉलम में लिख देंगे, इसी तरह अर्ली, इसी तरह लेट, और इसी तरह लॉस्ट की काउंटिंग करके आप जो है फ्रिक्वेंसी टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हर जो ग्रुप है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। ओके, ये एक अनदर आपके पास डेटा इसी तरीके से डेटा था, एक ऑटोमोबाइल्स थी, ठीक है। और ये शहरों की लोकेशन है और वहाँ पे जो भी नंबर ऑफ़ कार सेल आउट हुई हैं उनका डेटा है। तो ये जो आपके पास आया है फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब इससे आगे हम और इस डेटा से क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि किस ऑब्जर्वेशन का या किस कैटेगरी का पूरे डेटे में क्या पोर्शन है, कितना हिस्सा है, ये हमें क्या बताएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएगी। फॉर एग्जांपल दिस,
रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको निकालना आसान है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपसे किस तरह से निकलेगी, ये बेसिकली टोटल 100 था, 100 था, ठीक है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकली आपके पास, 64 डिवाइडेड बाय 100, 23 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 100। सो ये आपके पास आ गया है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज। बेसिकली हम परसेंटेज से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो बताने में भी आसानी रहती है, इस वजह से हम लोग ज़्यादातर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो चलें डेटा हमारे पास आसान था, ठीक है। इस वजह से जो वैल्यूज़ यहाँ पर आई वही इन टर्म ऑफ परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके पास आया 64, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास जो डेटा आएगा वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आएगा 64%। इसी तरह 23%, 10%, 3%। सो गाइस इसके अंदर अगर आप देखें अब आपको आसानी हो रही है ये बताने में कि कितना परसेंट जो है आपने डिलीवरी जो है कंपनी ने ऑन टाइम की है, कितनी परसेंट कंपनी ने पैकेज डिलीवरी जो है अर्ली की है, और कितना परसेंट कंपनी ने जो पैकेज डिलीवर किया है वो लेट किया है, और कितना परसेंट कंपनी ने जो पैकेज डिलीवर हुए हैं वो लॉस्ट हो गए हैं। देखें रेडियो फ्रिक्वेंसी से इस तरीके से आपने बता दिया है। तो हमारे पास अगर शुरू में देखें जो आपके पास डेटा था, अगर कोई इसमें आपसे पूछता कि ज़रा थोड़ा एनालाइज करके बताएं, तो यहाँ से देख के बताना आपको काफ़ी मुश्किल होता, और काफ़ी चैलेंजिंग भी होता, और टाइम भी लगता, और रिसोर्सेज भी आपके ज़्यादा लगते। बट जब आपने इसको कन्वर्ट करा फ्रिक्वेंसी टेबल में, और फ्रिक्वेंसी टेबल्स के बाद आपने उसको कन्वर्ट कर दिया फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में, और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से आपको पता चल गया कि किसका कितना पोर्शन, कि किस कैटेगरी का कितना पोर्शन जो है डेटा को कवर कर रहा है। इसी तरह से आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज बता दी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग परसेंटेज से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और वो बताने में भी आसान होती है और समझने में भी आसान होती है इस तरीके से। ओके, ये जो दूसरा डेटा था हमारे पास, ये बेसिकली आपके पास अगेन व्हीकल सेल सोल्ड आउट जो लोकेशन के हिसाब से ही उसका था, और ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज निकालूं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 28%, ये आपके पास हो जाएगा 22%, और ये आपके पास हो जाएगा 25%, और ये आपके पास 24%। मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। सो ये आपके पास टोटल, ओके इसको भी मैं राउंड ऑफ करके 29% कर देता हूँ। सो 29% जो व्हीकल्स हैं वो लोकेशन के हिसाब से कैन के अंदर बिकी हैं, इसी तरह से बाकी लोकेशंस हैं जहाँ पर आपकी परसेंटेज के हिसाब से बता दिया गया है कितनी व्हीकल्स सेल आउट हुई हैं। तो गाइज़ ये तो नंबर हैं जिनको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं, और जो डेटा हमें रॉ फॉर्म के अंदर गिवन था उसके बारे में हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं, ठीक है। अब एक लेमैन को अगर बताना है, अगर उसको नंबर की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम उसको फिगर बना के भी दिखा सकते हैं। और यानी जो फिगर हम बनाएंगे उसको इस केस के अंदर जो फिगर बनेगी वो आपके पास बार चार्ट कहलाता है, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए बार चार्ट जो है वो आप कैटेगोरिकल डेटा जो होता है आपके पास उसके लिए बनाते हैं, यानी क्वालिटेटिव डेटा के लिए आप बार चार्ट बनाते हैं, और पाई चार्ट भी आप क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं, ठीक है। बार चार्ट होता होता क्या है, आपके पास आप एक चॉकलेट बार से इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं, यानी हर डेटा के लिए उसके साइज़ के हिसाब से यानी उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप एक बार रख देते हैं, और जो हर कैटेगरी की जो बार अगर जब आप रख देंगे तो जो आपके पास फाइनल चार्ट आएगा वो आपके पास बार चार्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेफिनेशन में ही देख लूँ तो आपके पास बार ग्राफ शो द क्वालिटेटिव क्लासेस ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी जो भी कैटेगरीज हैं आपके पास, जो भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं उनको आप कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है गाइस। सो द फ्रीक्वेंसी आर प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द बार। तो ये स्टैंडर्ड जो है हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ।
तो ये ऑन टाइम, ठीक है, फिर अर्ली, लेट, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास है 64। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे से 64 लिख लेता हूँ। तो डेफिनेटली ये ब्रेक हो गया, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 48। यानी बीच बीच से ब्रेक करके मैंने लिख लिए। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आइडिया से कर लूँगा, क्योंकि ये मैं रफ स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्स में आए तो आप लोग भी इसे इस तरह से स्केच कर सकते हैं। ठीक है, सो बल्कि और बस विड्थ जो हो बार की, वो आप कोशिश कीजिएगा स्केल की हेल्प से वो आप जो है एक जैसी बनाएं। ठीक है, सो ऑन टाइम जो है मेरे पास 64 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एक बार जो है 64 की लगा देता हूँ। ओके, कलर चेंज कर लें। ठीक है, इसको गाइस, ये आपके पास हो गया ऑन टाइम का डेटा। ठीक है, ऑन टाइम की बार इस तरह से, अर्ली की बार जो है वो आ जाएगी आपके पास 23। तो अगर ये 8 है, 16 है, इसका मतलब 23, आपके पास 24 यहाँ पर होगा। दिस इज द बार ऑफ अर्ली। ठीक है, और उसके बाद लेट, लेट है आपके पास 10। तो अगर ये 8 है तो आपके पास ये हो गया 10। ठीक है गाइस, ये आपके पास 10 का ग्राफ हो गया। और लॉस्ट लॉस्ट 3 है। ठीक है गाइस, सो अब देखें ये जो आपके पास ग्राफ आया है, ऑन टाइम, अर्ली, लेट, लॉस का ग्राफ। ओके, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, देखें, लोकेशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ व्हीकल्स सेल आउट हुई हैं। ठीक है, और ये जो मैंने अभी लास्ट बनाया है, तो एक बार चार्ट हमने सीख लिया है। अब एक चार्ट और हम सीखेंगे जो कहलाता है पाई चार्ट। ठीक है, सो पाई चार्ट, बेसिकली पाई चार्ट जो है वो आपके पास बताता है कि किस कैटेगरी का कितना पोर्शन डेटा के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। सही है, और फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद हम क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इन परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हमें बताने में आसानी हो जाती है। ठीक है, सो पाई चार्ट के लिए देख लेते हैं। पाई चार्ट जो है, शो पाई चार्ट शो द प्रॉपर्टी पोर्शन और परसेंटेज। ठीक है ना, इन ईच क्लास रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, सो बनाते हैं। ये पाई चार्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पाई बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ ठीक लग रहा है। सही है, तो अगर मैं इसके 100 पोर्शन करूं तो किस तरह से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर 0 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 50 पोर्शन। आपको मैंने 50 कर दिया। इसी तरह मैं इसको और फर्दर डिवाइड कर दूं तो ये आपके पास हो जाएगा 25। यानी ये पोर्शन जो है आपके पास बेसिकली 25 का है। ठीक है, और ये 25 है, ये 25 है, और ये आपके पास 25 है। सो 25, 25, 50, 50, 25,
75 और फिर ये हो गया आपके पास 0। सो ऊपर ये मैं इन परसेंटेज में पहले ही निकाल चुका हूँ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो ये मेरे पास जो थी बेसिकली थी 64%, ये आपके पास थी 23%, ये आपके पास थी 10% और ये आपके पास थी 3%। ठीक है। सो गाइज अगर मैं ऑन टाइम को दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सो 50% तो देखें यहाँ से यहाँ तक 50% हो जाएगा। सो 60%, 64%, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ ये 12% हो जाएगा। तो गाइज ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पोर्शन है आपके पास। ये बेसिकली है ऑन टाइम। तो ये आपके पास हो गया ऑन टाइम। उसके बाद हम देख लेते हैं 23% का मतलब ये हुआ। अगर मैं रिवर्स चलता हूँ, जब पता है ये जो है तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो आपके पास पोर्शन है वो 25 है। सो 23 मैं अंदाजे से यहाँ पे कर लेता हूँ। उसका मतलब ये हुआ ये पोर्शन आपके पास 23 है, जो कि दिखा रहा है कि ये आपके पास अर्ली है। ठीक है। उसके बाद आप करेंगे 3। सो 3 के लिए क्योंकि 23, 24, 25 और फिर लॉस्ट ये आपके पास हो गया है। सो ये आपके पास लॉस्ट हो गया। बाकी जो बच गया वो आपके पास लेट है। तो गाइस ये पोर्शन आपके पास लेट को शो कर रहा है। ठीक है। अगर इसके अंदर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। ये देखें फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। ये मैंने जो है ऑनलाइन बनाया था और हमारा भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही बना है। ठीक है। तो गाइस आगे दो मैंने एक्सरसाइज आप लोगों के लिए रखी हैं। ठीक है। ये भी देखें व्हीकल सेल आउट्स डेटा है आपके पास, सेडान, एसयूवी, हाइब्रिड, कॉम्पैक्ट। सो ये नंबर ऑफ सोल्ड व्हीकल्स आपके पास लिखी हुई हैं। ठीक है। फ्रिक्वेंसी टेबल आपको बना के दिया हुआ है, यानी आपके पास एक रो डेटा था, उससे एक स्टेप्स आगे जाके आपको फ्रिक्वेंसी टेबल प्रोवाइड किया गया है। अब आप इसमें आपने जो है बार चार्ट और पाई चार्ट बनाने हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह से कोई रिजल्ट आएंगे। पहले आप खुद से बना के कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपके रिजल्ट इसी तरह से आए हैं। ठीक है। ये एक और डेटा है आपके पास। सही है। इसका भी आपने बार चार्ट और पाई चार्ट बनाना है। ओके। इसके अंदर आपने जो आंसर कर सकते हैं कौन सी टाइप ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है ये आपके पास।
अगर आपका जवाब ऑर्डिनल है तो बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ऑर्डर हैं, यानी नॉमिनल तो है बट इसके अंदर ऑर्डर है, क्योंकि ऑसम जो है वो एक्सेलेंट से बेहतर है, एक्सेलेंट जो है आपके पास गुड से बेहतर है, और गुड जो है वो आपके पुअर से बेहतर होता है। सो इसके अंदर बेसिकली रैंक गिवन है, तो ये आपके पास ऑर्डिनल डेटा है। इसके अलावा आप बार चार्ट और पाई चार्ट आप लोग बनाइएगा, और इसके अंदर अगर आप लोगों को क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चंस का रिजल्ट है, देखिएगा कि आप लोगों का इस तरह से बना पाए हैं या नहीं। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हैं, अभी हमने कैटेगोरिकल डेटा देखा था, यानी क्वालिटेटिव डेटा देखा था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव डेटा, सही है, और रॉ डेटा से फिर हम वहाँ पर किस तरह से डील करते हैं और वहाँ पे कौन से ग्राफ बनते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे।